हे गाइस, गुड इवनिंग। क्या हालचाल आप सभी लोगों के। तो हम लोगों की बात चल रही थी चैप्टर नंबर 8 पे, एनालिटिकल प्रोसीजर। और आज हम करने वाले हैं आखिरी बात इसके ऊपर, यानी कि हमारा चैप्टर जो है वो होने जा रहा है एकदम से कंप्लीट। तो चलिए जी, लास्ट क्लास में जहां हम लोगों ने बात कर ली थी उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, जैसा आपको मैंने कहा था कि जब हम लोग अदर ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में सोचते हैं, अदर प्रोसीजर्स लगाने की, तो हमारे पास में टेस्ट ऑफ डिटेल और एनालिटिकल प्रोसीजर का एक जबरदस्त वाला कॉम्बिनेशन आता है, सिंगल भी यूज होता है। और हम लोगों ने ये भी बात कर ली थी कि भाई टेस्ट ऑफ डिटेल्स के अंदर बेसिकली आप लोगों को करना क्या है। तो हमने कहा कि मेनली जहां पे भी टेस्ट ऑफ डिटेल्स की बात होगी वहां पे हम वाउचिंग वेरिफिकेशन करेंगे, जो हम लोग चैप्टर नंबर 9 के अंदर पढ़ने वाले हैं। बराबर। हाँ, जहां तक बात हमारे सामने आई कि हम लोगों को एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या करना है, तो दो चीजें हमने कही थी। एक तो हम लोग इसमें कंपैरिजंस करते हैं, दूसरा इसमें रिलेशनशिप के ऊपर बात करते हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसकी टेक्निक्स पे बात कर लिया, ट्रेंड कैसे चेक होता है, रेशियोज कैसे चेक होते हैं, रीजनेबलनेस टेस्ट किस तरीके से होता है, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग जो हमारा एक कंसेप्ट था वो किस तरीके से होता है, इन सब पर हम लोगों ने बात कर ली। देन उसके बाद में सूटेबिलिटी के ऊपर हमारी बात हो चुकी थी, और साथ साथ में रिलायबिलिटी ऑफ डेटास पे भी हमारी बात हो गई। मतलब बहुत कम पोर्शन हमारे पास में आज है करने के लिए, प्लस साथ में स्टडी मैट को भी आज हम लोग कवर कर देंगे। तो आइए देखते हैं क्या बोला है बच्चों। अगला पॉइंट हमारे पास में है इवैल्यूएशन ऑफ वेदर द एक्सपेक्टेशन इज सफिशिएंटली प्रिसाइज। अब जो हमारे पास में एक्सपेक्टेशन निकल करके आ गए, जो हमने एनालिटिकल प्रोसीजर के थ्रू निकाले, तो उनका रियलिटी क्या है उसका इवैल्यूएशन करने का काम यहाँ पे करना है। तो मैटर रिलेवेंट टू द ऑडिटर इवैल्यूएशन, वेदर द एक्सपेक्टेशन कैन बी डेवलप सफिशिएंटली टू आइडेंटिफाई अ मिसस्टेटमेंट। भाई जो एक्सपेक्टेशंस हमने निकाले उससे जो हमने कंपैरिजन किया, क्या कोई मिसस्टेटमेंट पकड़ में आया, बराबर। मे कॉज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी मटेरियली मिसस्टेट इंक्लूडेड। अब उसको पढ़ते हैं अपने को समझ में आएगा, हर एक पॉइंट के साथ में एक एग्जांपल देके रखा है, तो उससे हमको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी समझने के लिए। सबसे पहला पॉइंट है द एक्यूरेसी विद विच द एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कैन बी प्रिडिक्टेड। बच्चों समझना, सबसे पहला हमारा पॉइंट आया एक्यूरेसी का। सर इसका क्या मतलब रहेगा, यहाँ पे एग्जाम्पल चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ऑडिटर मे एक्सपेक्ट ग्रेटर कंसिस्टेंसी इन कंपेयरिंग जीपी मार्जिन फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर देन इन कंपेयरिंग डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस। अब ये वो हो गए जो नॉन रूटीन एक्सपेंसेस हमारे हैं, बराबर से, सच एज रिसर्च और एडवर्टीजमेंट। बच्चों समझना, अब अगर हम इवैल्यूएशन करना चाहते हैं एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो बच्चे लोगों को जैसा हमने प्रीवियस में, आपको याद है जब अपन लोग सैंपलिंग कर रहे थे, तो प्रोजेक्शन के अंदर हमने कहा था कि जो हमारी चीजें अनयूजुअल थी, बराबर से, उनको हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे थे। जो हमारी नॉन रिपीटेटिव वाली, एनोमली वाली जो चीजें अपन ने कही थी उसको अपन इंक्लूड नहीं कर रहे थे। तो बच्चों बिल्कुल वैसे ही आया, जब अगर अच्छा ट्रांसपेरेंसी रखना है, तो अगर आप एक किसी पीरियड का जीपी पिछले साल के जीपी से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है इस तरह के एक्सपेंसेस जो आपके हैं, सच एज रिसर्च और एडवर्टीजमेंट, जैसे डेफर्ड रिसर्च के हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं या डेफर्ड एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं, उनको इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए प्रॉफिट के अंदर, प्रॉफिट मार्जिन के अंदर, क्योंकि उनका इफेक्ट जो है वो अलग तरीके से डिसाइड होगा। तो ये एक चीज अपने को ध्यान में रखना चाहिए। सेकेंड नंबर अपना वही पॉइंट, द डिग्री टू विच इंफॉर्मेशन कैन बी डिसएग्रीगेटेड। ऑलरेडी ये पॉइंट आ चुका है। For example, substantive analytical procedure may be more effective when applied to financial information or individual section of an operation. या financial statement बच्चों वो component of a diversified entity जहां एक ही चीज कई सारी जगह पे है। Then when applied to the financial statement of an entity as a whole, उस दिन भी मैंने आपको कहा था कि वो इंफॉर्मेशन जो डिसएग्रीगेट हो सकती है, एग्जाम्पल अपने सामने बिल्कुल वही था बच्चों, वो इंफॉर्मेशन लो जिसका डिसएग्रीगेशन हो सकता है। तो अपन लोगों ने उस दिन एक बात की थी कि हम लोग सेल्स को ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि सेल्स का बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। सेल्स कैश भी है, क्रेडिट भी है, जीपी रेशियो में भी काम आएगी, एनपी में भी काम आएगी, डेटर टर्नओवर में भी काम आ जाएगी, तो सब जगह पे, स्टॉक टर्नओवर के अंदर भी काम आ जाएगी, तो बहुत सारी जगह पे काम आ जाएगी। इसीलिए ये भी देखना पड़ेगा कि भी किस तरह की चीजों को आपने इंक्लूड किया है। नाउ तीसरे नंबर पे, द अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। सर इसमें क्या है,
For example, the auditor may consider whether financial information such as budget हुआ, forecast हुआ and non-financial information such as the number of unit produced or sold is available to design substantive analytical procedure. समझना. For example, ऑडिटर ये कंसीडर कर सकता है वेदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे हमारा बजट हो गया या फोरकास्ट हो गया, और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अपन जानते हैं नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, यही तो अपन ले रहे थे, इज अवेलेबल टू डिजाइन फॉर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर. अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो बट ऑब्वियस उसको आप कंसीडर कर सकते हैं. बच्चों लोगों, ये तो कोई पॉइंट ही नहीं हुआ. एकदम सिंपल है कि हम तभी कर पाएंगे जब फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों इंफॉर्मेशन हमारे पास हो. भाई पर एम्प्लॉय का सैलरी भी हमारे पास है और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी हमारे पास में है. हाँ, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो है ही है, इतना पैसा, इतना बजटेड अमाउंट है, इतना प्रोडक्शन पे पैसा लगा, इतना इस पे लगा, लेकिन साथ में नंबर ऑफ यूनिट्स भी होनी चाहिए, तभी जाकर के हम प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएशन कर पाएंगे. तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया, मैटर रिलेवेंट टू ऑडिटर्स इवैल्यूएशन की जो वेदर द एक्सपेक्टेशन कैन बी डेवलप सफिशिएंटली टू आइडेंटिफाई मिस स्टेटमेंट. बच्चों बहुत सीधा सीधा सा है, क्या हम मिस स्टेटमेंट को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्या? तो उसके लिए पहला नंबर एक्यूरेसी चाहिए, डिसएग्रीगेट होने वाली इंफॉर्मेशन चाहिए, तीसरे नंबर पर अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए. ऊपर भी ये पॉइंट आ चुके हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए. बराबर से. चलो नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे लोगों. अगर अमाउंट ऑफ डिफरेंसेस ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज दैट इज एक्सेप्टेबल. अब अगर कुछ भी डिफरेंस आया जो वहां लिखा गया है और जो हमारा एक्सपेक्टेड था, तो फिर उस केस के अंदर क्या होने वाला है, द ऑडिटर डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ डिफरेंस फ्रॉम एक्सपेक्टेशन दैट कैन बी एक्सेप्टेड विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मटेरियलिटी. बहुत सिंपल है बच्चों, अगर हमको डिफरेंसेस पता लगते हैं तो आगे इन्वेस्टिगेशन करना है कि नहीं करना है, ये डिपेंड करता है मटेरियलिटी के ऊपर. तीन चीजें उठाई बच्चों. सबसे पहले नंबर पर सर डिफरेंसेस पता लगे जो हम सोच रहे थे और जो एक्चुअल में है उसके बीच में हमको डिफरेंस पता लगा. सवाल आता है सर डिफरेंस पता लग गया, अब इस डिफरेंस का करना क्या, इन्वेस्टिगेशन करना है कि नहीं करना है. डिपेंड करता है आइटम कितना मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना मटेरियल है. अगर मटेरियल होगी, अगर मटेरियल आइटम है तो हम आगे इन्वेस्टिगेशन पे जाएंगे. एंड द कंसिस्टेंसी विद द डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस, या कितना आपका लेवल ऑफ एश्योरेंस आपको चाहिए, टेकिंग अकाउंट ऑफ पॉसिबिलिटीज दैट मिस स्टेटमेंट individually or when aggregated with other misstatement cause the financial statement to be materially misstated. चलो इतने की जरूरत नहीं बच्चों, 4 पॉइंट इसके अंदर से उठा लो. सिंपल सा, हमको यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस पता लगे, ये हमारा पॉइंट नंबर पहला हुआ. देयर आर सम डिफरेंसेस. नाउ सेकंड नंबर बच्चे, डिफरेंसेस से निकल करके इन्वेस्टिगेशन करना है कि नहीं करना है, ये डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर. चलो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों. एक तो आइटम कितना मटेरियल है और दूसरा नंबर आपको लेवल ऑफ एश्योरेंस क्या चाहिए सर, कितना एश्योरेंस लेवल तुमको चाहिए, उस हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा. ऐसे 330 अभी अपने को पढ़ना बाकी है, ठीक है. वो क्या कहता है, ऑडिटर टू ऑब्टेन मोर परसुएसिव ऑडिट. तो ऐसे एविडेंसेस इकट्ठे करो तो ज्यादा मजबूत रहे, ज्यादा एकदम सच्चाई के थोड़ा नजदीक रहे. द हायर द ऑडिटर असेसमेंट ऑफ रिस्क, मतलब जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा परसुएसिव एविडेंस मुझे लेने पड़ेंगे. तो अकॉर्डिंगली एट द असेस्ड रिस्क इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डिफरेंसेस एक्सेप्टेबली विदाउट इन्वेस्टिगेशन डिक्रीज इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड लेवल ऑफ परसुएसिव एविडेंसेस. क्या लिखा है वापस पढ़ता हूं. एज द असेस्ड रिस्क इंक्रीजेस, बराबर से, द अमाउंट ऑफ डिफरेंस कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल विदाउट यहां पे इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, विदाउट इन्वेस्टिगेशन डिक्रीजेस इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड लेवल ऑफ परसुएसिव एविडेंस. बच्चों इस लाइन का मतलब अगर नहीं भी लेंगे तो चलेगा, बिकॉज अभी तक अपन ने रिस्क असेसमेंट किया नहीं है, बराबर से. तो हालांकि मतलब बहुत सीधा सीधा सा है कि जहां पे अगर हमको लगेगा कि भाई डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो उस केस पे उनको कम करने के लिए हमको परसुएसिव एविडेंस का लेवल जो है वो बढ़ाना पड़ेगा. तो इन लाइंस को अपने को नहीं भी करें तो अपन चलेगा. अपना मेन काम हो गया कि भाई एक्सपेक्टेड वैल्यूज, अमाउंट ऑफ डिफरेंसेस ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज एक्सेप्टेबल. तो अब कितना रखना है कितना नहीं करना है डिपेंड करता है कि डिफरेंसेस आए तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे जाना है कि नहीं जाना है, बराबर. ये डिपेंड करेगा आइटम कितने मटेरियल है, मटेरियलिटी के ऊपर, और लेवल ऑफ एश्योरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा. जितना ये ज्यादा चाहिएगा बच्चों उतना ज्यादा हम लोगों को, अगर ये ज्यादा चाहिए तो हमको इन्वेस्टिगेशन पे ज्यादा जाना पड़ेगा, कम चाहिए तो कम करना पड़ेगा. ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं, बराबर से. चलिए जी, चलिए जी, चलिए 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 नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं बच्चों. हाँ, ऐसे 330 वाला यहाँ पे अपने को डालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर 330 पढ़ेंगे तब बात करेंगे. Analytical procedure that assist when forming an overall conclusion. Analytical procedure assist the auditor
when forming an overall conclusion as to whether the financial statement is consistent, बच्चों समझना, एनालिटिकल प्रोसीजर तभी मदद कर सकते हैं आपकी जब आपका ओवरऑल कंक्लूजन जो है, मतलब तभी फॉर्म कर सकते हैं आप कंक्लूजन जब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट हो। सर ऐसा क्यों भाई? अगर मैं 1920 के फिगर्स को कंपेयर कर रहा हूं 1819 से, तो बट ऑब्वियस है कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अगर 2 फाइनेंशियल ईयर या 3 या 4 जिससे भी मैं कंपेयर कर रहा हूं, अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, एक जैसी पॉलिसीज नहीं है, तो मैं कंपेयर कैसे कर पाऊंगा? सोचो इस साल WDV मेथड था, पिछले साल डेप्रिसिएशन का SLM मेथड था, फिर उससे पहले कुछ और, तो ऐसे में मैं कंपैरिजन कैसे कर पाऊंगा बच्चे? तो ये तभी काम आएगा आपका मेथड जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे हो, कंसिस्टेंटली मेंटेन किए गए हो। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी, फिर एक छोटा सा पॉइंट और आ गया, अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस आए तो क्या करना है? जो अपने कल पढ़ा था, इतने बड़े डिफरेंसेस अपने को दिखे, तो 2 ही काम करने हैं बच्चों। जब मैंने आपको कहा कि पिछले 5 साल के सैलरी के हिसाब से मान लीजिए कि उनका सैलरी 10 लाख आना चाहिए और 15 लाख आ रहा है, इट मींस अनयूजुअल डिफरेंसेस है, फ्लक्चुएशन है। तो 2 ही काम करना है, एक तो मैनेजमेंट से इंक्वायरी करना है, दूसरा तुमको अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैंने कहा था टेस्ट ऑफ डिटेल पे जाना पड़ेगा, तो देख लो वही लिखा है। एक तो मैनेजमेंट से आप इंक्वायरी करोगे कि भाई इतना डिफरेंसेस कैसा है, इवैल्यूएटिंग देयर रेस्पॉन्स, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करोगे, उनका रेस्पॉन्स का इवैल्यूएशन करोगे और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस इकट्ठा करना है। और दूसरा आपको परफॉर्म करना है अदर ऑडिट प्रोसीजर, जहां मैनेजमेंट अनेबल है एक्सप्लेनेशन देने के अंदर या उनका एक्सप्लेनेशन एडिक्वेट नहीं है, तो अपने को 2 काम करना पड़ेगा। हाँ, तो बच्चे लोगों को फ्लक्चुएशन जहां ज्यादा नजर आ रहे हैं वहां अपने पास में सीधा सीधा सा है कि आपको इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जाना ही चाहिए, आप लोग को ध्यान में रखना है। बराबर से बात समझ में आया आप लोगों को? एकदम सिंपल, कोई टेंशन नहीं इसके अंदर, समझ आ गया सबको? इजी इजी इजी, सुपर इजी टॉपिक है, सुपर इजी टॉपिक है बच्चों। अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस आ गए, इतने बड़े बड़े डिफरेंसेस आ गए, तो 2 काम करो, मैनेजमेंट को पूछो सर क्यों आ रहे फ्लक्चुएशन, उनके जवाब का इवैल्यूएशन करो, फिर जरूरत पड़ने पर अदर ऑडिट प्रोसीजर भी आपको यूज करना चाहिए अगर लग रहा है कि इनएडिक्वेट है, मैनेजमेंट कुछ बोल ही नहीं रहा है। खत्म बच्चों, यहाँ टॉपिक आकर के आपका खत्म हो गया, खलास हो गया, एकदम खत्म। बस एक टॉपिक इन्होंने एक्स्ट्रा और आपको दे दिया, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज में ये कैसे यूज आता है। ये अलग से टॉपिक हो गया, बाकी टॉपिक तो यहाँ पे खत्म है। पब्लिक सेक्टर एंटिटीज के अंदर आखिर कैसे यूज आता है हमारा ये एनालिटिकल प्रोसीजर, तो बच्चों देखना, द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स traditionally considered in audit of business entity may not always be relevant in the audit of government or non-business public sector entities। बहुत क्लियर बोल दिया बच्चों। सिंपली अगर बोलूं तो एनालिटिकल प्रोसीजर जो बिजनेस एंटिटीज में यूज आते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट या अदर नॉन बिजनेस एंटिटीज के अंदर भी यूज आए, है ना? क्योंकि कई सारी पब्लिक सेक्टर एंटिटीज ऐसी होती है बच्चों जहां पे रेवेन्यू का और एक्सपेंडिचर का कोई रिलेशनशिप नहीं है। कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां रेवेन्यू गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड ही हो जाती है, उनका खुद का कोई प्रोडक्शन नहीं है, खुद का कोई सर्विस नहीं है, गवर्नमेंट दे रही है, उसमें से वो लोग खर्चा कर रहे हैं। और कई सारी जगह पे तो आप देखते हो जितना रेवेन्यू हो रहा है उससे बढ़ के एक्सपेंडिचर करना पड़ता है ना। आप लोग देखते हो कई सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, हम लोग कहते हैं यार इतना इस बार लॉस दिखाना पड़ा क्योंकि जितना रेवेन्यू हुआ उससे ज्यादा उनको खर्च करना वहां पे पड़ रहा है, तो भाई कैसे कंपेरिजन कर पाएंगे, है ना? इन एडिशन तो पहला रीजन तो ये कि भाई गवर्नमेंट एंटिटीज के अंदर रेवेन्यू और इनकम का कोई बैलेंस नहीं है। इन एडिशन बिकॉज एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन ऑफ एसेट, बच्चों सुनना, कई बार एसेट्स का एक्विजिशन जरूरी नहीं है कैपिटलाइज हो, तो रिलेशन बैठेगा ही नहीं, है ना? फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री एंड फिक्स एसेट्स एंड द अमाउंट ऑफ दोज एसेट रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझिएगा, कई बार बच्चों ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के अंदर जो एसेट्स को एक्वायर करने पे खर्चा हुआ, शायद उसको वो लोग कैपिटलाइज करे ही ना, है ना? वहां पे उसको पीएनएल के अंदर ही लिख दिया गया, या जैसे एक एग्जांपल दिया, इन्वेंट्री एंड फिक्स एसेट एंड द अमाउंट ऑफ दोज एसेट रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कई बार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के रूल्स कुछ अलग हो जाते हैं, है ना? वो हर एसेट को एक्वायर करने का खर्चा कई बार कैपिटलाइज नहीं करते, एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन ऑफ एसेट मे नॉट बी कैपिटलाइज, वो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर नहीं ऐड कर रहे हैं। तो हमारे लिए एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करना कि भाई हाँ, 2 के बीच में रिलेशन है, ये एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर और एसेट के बीच का रिलेशन है, वो मुश्किल हो जाएगा। फिर कई बार बच्चे लोगों हम ये दूसरी इंडस्ट्री से भी कंपैरिजन करते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट एंटिटी ऐसी है जहां पे कंपटीशन है ही नहीं, बराबर मोनोपोली है, तो आपके पास चीजें अवेलेबल नहीं होंगी,
है ना। भाई आज अगर मैं मानूं कि मुझे रेलवे को कंपैरिजन करना है तो इंडिया में तो रेलवे के अलावा कोई दूसरा गवर्नमेंट रेलवे के अलावा तो कोई है ही नहीं, तो सेम इंडस्ट्री कहाँ है जिससे मैं कंपेयर करूं, है ही नहीं बराबर से। या बच्चों जो रोड बनाने वाले जो हमारे यहाँ पे मिनिस्ट्री बनी हुई है, रोड सेफ्टी मिनिस्ट्री, वैसा कोई और रोड तो बनाता ही नहीं है, तो वहां जो एक्सपेंडिचर और हो रहा है अगर मुझे उसका ऑडिट करना है तो मैं दूसरे किसी एंटिटी से कैसे कंपैरिजन कर लूं, भाई पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हाउएवर अदर रिलेशनशिप यहाँ पे आप काम में ले सकते हैं। जैसे कई बार रोड कंस्ट्रक्शन देखना हो तो कॉस्ट पर किलोमीटर कितना लगा, जैसे स्टेट स्टेट का कंपैरिजन कर सकते हैं, है ना। या एक ही स्टेट में सर जोधपुर से जयपुर की रोड बन रही है मान लो, जोधपुर से इतना ही कोई और डिस्टेंस के ऊपर है, तो इस रोड पे पर किलोमीटर इतना खर्चा आया, तो उस रोड पे पर किलोमीटर इतना खर्चा क्यों आया, वो हम लोग बच्चों जरूर कंपेयर कर सकते हैं। नंबर ऑफ व्हीकल के हिसाब से कंपैरिजन कर सकते हैं कि इतनी रिक्वायर्ड थी, इतनी नॉट रिक्वायर्ड थी। तो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज में बड़ा दिक्कत तो ये होता है बच्चों, सबसे पहला नंबर पे रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को कॉम्बिनेशन नहीं है, प्लस कई बार रूल्स अलग अलग हो जाते हैं उनके, तो दिक्कत आएगी। तीसरा नंबर, कई बार आपके पास कंपैरिजंस अदर एंटिटी का अवेलेबल नहीं है प्रॉपर तरीके से कि भाई उसी इंडस्ट्री की कोई दूसरी आपको कंपनी मिल जाए जिससे आप कंपैरिजन कर सके, तो भी यहाँ पे एक दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ आकर के आपका चैप्टर जो है वो एब्सोल्युटली हो जाएगा बच्चे लोगों कंप्लीट। खत्म कर लिया हमने एनालिटिकल प्रोसीजर यहाँ पे, और हमेशा की तरह आपको मैं लेकर के चल रहा हूं आखिर में स्टडी मैट की तरफ से। आइए स्टडी मैट के पहले क्वेश्चंस के ऊपर बात कर लेते हैं फटाफट से। देखिए करेक्ट और इनकरेक्ट के क्वेश्चंस क्या कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग एसए 520 एनालिटिकल प्रोसीजर, द टर्म एनालिटिकल प्रोसीजर मीन्स, समझिएगा, इवेल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप अमंग फाइनेंशियल डेटा ओनली। यहां आकर के मामला गड़बड़ हो गया, हमने पढ़ा है अमंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, तो यहां नॉन फाइनेंशियल भी होना चाहिए था, मतलब ये हो गया है इनकरेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, आंसर अभी सारे एक साथ चेक करेंगे। ऑडिटर कैन डिपेंड ऑन रूटीन चेक टू डिस्क्लोज ऑल द मिस्टेक्स और मैनिपुलेशन दैट में एग्जिस्ट इन द अकाउंट्स। बच्चे लोगों ये क्वेश्चन हालांकि है तो इनकरेक्ट कि ऑडिटर कैन डिपेंड ऑन रूटीन चेक टू डिस्क्लोज, नहीं, खाली रूटीन चेक, हालांकि इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ये रूटीन चेक पर डिपेंड नहीं करता है बच्चे लोगों, वो इस तरह से सैम्पलिंग या एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज कर सकता है। तो ये है तो इनकरेक्ट ही कि उसको डिपेंड रहना चाहिए रूटीन चेक के ऊपर ताकि सारे मैनिपुलेशन पता लग जाए। नहीं नहीं नहीं, यस यस, ये करेक्ट भी है। ये एक्चुअल के अंदर आपके नए स्टडी मैट के अंदर इन्होंने स्टार्टिंग कुछ पैराग्राफ्स है इंट्रोडक्टरी वाले, वो नहीं देके रखे हुए हैं, या देके रखे हुए, एक मिनट चेक करते हैं बच्चों, रुकिए 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 जरा रुकिए, सबर करिए। मेरे ख्याल से ये लाइन किधर से आई होगी, अभी चेक कर लेते हैं। आई थिंक होगा बच्चों, होगा होगा होगा, यस यस बच्चे लोगों, यहां कहीं पे ये लाइन होनी चाहिए थी। देखें अपन, एनालिटिकल प्रोसीजर आ रही पिक्चर तो इन्होंने सैम्पलिंग की यहाँ पे लगा दी है, और मुझे लगता है यहाँ पे ये लाइन कहीं पे होनी चाहिए थी कि भी हम रूटीन चेक पर डिपेंड नहीं करते। मेरे ख्याल से फर्स्ट के अंदर ही होनी चाहिए। ये रहा ना बच्चों, ये रहा ये रहा ये रहा, पहली लाइन ही यही है, मैंने कहा था कहीं होना चाहिए था। Since routine check cannot be depend upon disclose all the mistake or manipulation, ये रहा, इसके लिए आपको दूसरे कुछ चीजें लगानी पड़ती हैं, कंपैरिजन, ट्रेंड और रेशियो एनालिसिस, बराबर से बच्चों। तो यही इसका आंसर जाएगा स्टडी मैट का फर्स्ट पैरा इसके आंसर के अंदर कवर है। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? इनकरेक्ट तो मैंने आपको बोल ही दिया था, यहां से ये निकल करके आपका आंसर जो है वो आने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, आंसर भी डिस्कस हो गया, वहां से आएगा। Only purpose of analytical procedure to obtain relevant and reliable audit evidences when using substantive analytical procedure, गलत है। हमारा पर्पस सिर्फ रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंसेस इकट्ठा करना थोड़ी है। तो सर और भी कुछ है क्या, देखें क्या लगता है इसको? अगर हम अपने नोट्स से ही देखें तो किधर गए भाई, कितने गए नोट्स? हाँ जी, चलिए आपको लेके चलता हूं इसके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। अपने ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, तो ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव। पहला है रिलेवेंट और रिलायबल लेना, दूसरे नंबर पे डिजाइन एंड परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर नियर द एंड ऑफ ऑडिट जो असिस्ट कर सके व्हेन फॉर्मिंग ओवरऑल ऑडिट कंक्लूजन, बराबर से। ये भी तो एक काम है। तो सिर्फ रिलेवेंट और रिलायबल ऑडिट एविडेंसेस इकट्ठा करना इनका काम थोड़ी है भाई। इनके ऑब्जेक्ट के अंदर ये भी है कि नियर द एंड ये ओवरऑल कंक्लूजन निकालने के अंदर असिस्ट कर सके, ये भी इनके पर्पस के अंदर इंक्लूड है। तो इसका मतलब उधर से तो ये हो गया सीधा सीधा सा इनकरेक्ट हो गया। बच्चे लोगों क्या कहते हो?
दो ऑब्जेक्टिव्स है ना, आप तो एक ही ऑब्जेक्टिव में निपटाना चाह रहे हो, तो ये थोड़ी होगा इनकरेक्ट। नेक्स्ट नंबर, एनालिटिकल प्रोसीजर रिक्वायर प्लानिंग फेज ओनली बच्चों, 100% इनकरेक्ट है। हम जानते हैं प्लानिंग फेज, टेस्टिंग फेज और एंडिंग फेज, जब कंक्लूजन फेज होता है तब भी काम आता है। 3 फेजेस पे काम आता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अगला कहता है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर आर जनरली लेस एप्लीकेबल बच्चों, ये लेस एप्लीकेबल होता है जहां पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन है, दैट टेंड टू बी प्रिडिक्टेबल ओवर टाइम। जी नहीं, गलत हो गया ये। जहां लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन है, इतने सारों को चेक करने की जगह बहुत जरूरी है कि हम लोग क्या कर सकें, चीजों को चेक जो है भाई बहुत सीधा सा है कि लेस एप्लीकेबल, जब लार्ज वॉल्यूम होंगे तभी तो एनालिटिकल प्रोसीजर यूज आएगा, ताकि हमको सबको चेक नहीं करना पड़े, एक प्रेडिक्शन निकाल करके हम चेक कर ले और जहां वेरिएशन दिखे सिर्फ वही चेक करना पड़े। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। क्या लगता है, जनरली मोर एप्लीकेबल होना चाहिए क्या यहाँ पे? देख लेंगे अभी एग्जैक्ट सेंटेंस। रेशियो एनालिसिस इज यूजफुल इन एनालाइजिंग एंड रेवेन्यू और एक्सपेंसेस अकाउंट ओनली, गलत है, इनकरेक्ट है। अरे रेशियो तो हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेटर रेशियो, इन सब में, मतलब खाली जीपी एनपी रेशियो ही थोड़ी है। रेशियो एनालिसिस तो हमारे बैलेंस शीट के आइटम्स पे भी लगता है भाई, तो गलत है बच्चों, ये भी इनकरेक्ट हो गया। रीजनेबलनेस टेस्ट ओनली ऑन द इवेंट ऑफ प्रायर पीरियड लाइक अदर एनालिटिकल प्रोसीजर, जी नहीं, रीजनेबल टेस्ट जो है वो खाली प्रायर पीरियड्स के ऊपर थोड़ी जाता है। रीजनेबल टेस्ट जो है वो सिर्फ प्रायर पीरियड के साथ साथ में जो प्रेजेंट की जो सिचुएशंस हैं इस हिसाब से इतना होना चाहिए, या जो अदर इंडस्ट्री की जो चीजें हैं उनको भी चेक करता है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। And the statutory auditor of company can apply analytical procedure to the standalone financial statement of company only and not on the CFS बच्चों, इनकरेक्ट है। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो गया। दोनों ही जगह पे यूज आता है बच्चों। स्टैंड अलोन का मतलब होता है जो कंसोलिडेटेड नहीं है, बराबर, इंडिविजुअल उसी की कोई होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है, और कंसोलिडेटेड का मतलब जो अपनी सब्सिडरी के साथ मिला करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, तो दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। आइए चेक करते हैं। पहला वाला इनकरेक्ट हमने कह दिया, ये देखिए बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होना चाहिए था। सेकंड नंबर वो पैरा बच्चों अपन ने एज इट इज ले लिया। तीसरे नंबर पे 2 ऑब्जेक्ट है, आपको मैंने बता दिए, दूसरा ऑब्जेक्ट भी आ गया जी। अगला पॉइंट कौन सा था बच्चों? प्लानिंग फेज पे भी काम में आता है, उसके बाद टेस्टिंग फेज पे भी काम आता है, और ऑल्सो कंप्लीशन फेज के ऊपर। 3 जगह मैंने बोला था आपको, बराबर। जनरली ये देखो मोर एप्लीकेबल, वहां लेस था, मैंने कहा था मोर एप्लीकेबल लगेगा, ये देखिए मोर एप्लीकेबल सही है। अगला वाला बच्चों खाली ऐसे, ये देखिए सिर्फ रेवेन्यू और एक्सपेंसेस में काम नहीं आता, मैंने कहा था बैलेंस शीट आइटम्स में भी काम आता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आ गया। 7th कहता है अनलाइक ट्रेड एनालिसिस रीजनेबल टेस्ट जो है, ट्रेड में आप प्रीवियस से कंपैरिजन करते हो, लेकिन इसमें रीजनेबलनेस के अंदर आप नॉन फाइनेंशियल डेटा भी तो यूज करते हो, वही तो मैंने किया था। रीजनेबलनेस टेस्ट की इतना सैलरी अगर इतने एम्प्लॉयज का होता है तो ओवरऑल का इतना होना चाहिए, वो सब अपन इसी में करते हैं, बराबर से। और लास्ट वाला जो हमारा था ये कंसोलिडेटेड पे भी अप्लाई होता है बच्चों, न सिर्फ ये कि मे बी अप्लाई टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपोनेंट एंड इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टैंड अलोन पे अप्लाई होता होगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इजी है मेरे ख्याल से, कोई टेंशन नहीं, अच्छे क्वेश्चन है। बड़े क्वेश्चंस 5 ही हैं, डायरेक्टली आ गया डिफाइन एनालिटिकल प्रोसीजर, डेफिनेशन देना है। सेकंड नंबर के ऊपर बच्चों व्हाट आर द फैक्टर दैट डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ रिलायंस दैट ऑडिटर फेस। बच्चों रिलायंस वाला पॉइंट याद आया आप लोगों को सबको? बस वो, अच्छा इन्होंने डायरेक्ट पैरा नंबर 5 लिख के छोड़ दिया। आओ देखिए रिलायंस वाला पॉइंट कौन सा था, चैप्टर नंबर 8 हमने कहीं पे पढ़ा गया फैक्टर फॉर रिलायंस। किधर है भाई, किधर है बच्चों, किधर है, किधर है, याद करना पड़ेगा ना। किधर है, अरे है नहीं, रिलायंस वाले फैक्टर्स कहाँ है अच्छे लोगों, कहीं पे था क्या, मुझे तो दिख ही नहीं रहा है। ये रहा सर, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन, कंपेटेबिलिटी है कि नहीं है, नेचर एंड रिलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन कितना है सर, और उसके बाद में कंट्रोल कितना है, बराबर से। वो नेचर वाला आया, रियलिस्टिक है कि नहीं है, और प्रिपरेशन के ऊपर कंट्रोल कितना है। तो ये रिलेवेंस के फैक्टर से बच्चे लोगों जो अपने को ध्यान में रखने चाहिए थे उस आंसर में। चलो आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट नंबर पे मेरे पास आता है बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ एमएनओ सीए किशोर आइडेंटिफाई सर्टेन इनकंसिस्टेंसी व्हाइल अप्लाइंग एनालिटिकल प्रोसीजर टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। व्हाट शुड सीए किशोर डू इन दिस केस विद रेफरेंस टू ऐसे 520? भाई उनको कुछ इनकंसिस्टेंसीज मिली है, अब ऐसे में क्या करना चाहिए बच्चों? अपन ने पढ़ा था क्या, अभी पढ़ा, आज ही पढ़ा कि इनकंसिस्टेंसी के केस में क्या करना चाहिए। ये देखो आंसर दिया, 2 काम करने चाहिए। एक तो मैनेजमेंट से क्वारी करो भाई
और दूसरा अगर वो लग रहा है प्रॉपर नहीं है तो फिर अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाओ। द नीड टू परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर, ये देख लो, है ना। अगर मैनेजमेंट इज अनेबल टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन, या वो जो दे रहा है वो एडिक्वेट आपको नहीं लग रहा है, तो आपको अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाने चाहिए। अभी अभी अपन ने पढ़ा था, बस वही आपको यहाँ पे लिख देना है, दोनों पॉइंट्स लिख देना है आपको, बराबर। मेरे ख्याल से कोई टेंशन नहीं है, इस आंसर के अंदर भी एकदम इजी है। While applying the substantive analytical procedure, what techniques can be used? अरे 4 टेक्निक्स यूज देते हैं ना, ट्रेंड, रेशियो, रीजनेबल टेस्ट और स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। ये रहे ट्रेंड, रेशियो, रीजनेबलनेस टेस्ट और स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। 4 पॉइंट्स तुम लोग को लिखना है, फुल नंबर मिलने हैं, खत्म काम है। आखिरी क्वेश्चन पे देख लो बात। अरे कितने गया भाई, अच्छा इधर है। Explain how auditor of company can apply analytical procedure at the planning phase of audit। बच्चों स्टार्टिंग में अपन इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि प्लानिंग फेज पर आप इसको किस तरीके से अप्लाई करने वाले हो। तो प्लानिंग फेज के जो पॉइंट्स अपन ने पढ़े थे वो एज इट इज आ जाएगा। देखिए भी रखा है आपको बराबर से कि प्लानिंग स्टेज पर नेचर, टाइम और एक्सटेंड के अंदर ये काम आता है। और आपको एग्जाम्पल यूज कर सकते हो जो मैंने आपको दिया था कि स्टार्टिंग में जब आप प्लानिंग फेज पे यूज कर लोगे तो आपको आगे पता लगेगा कि अदर ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, टाइम और एक्सटेंड जो है वो क्या होने वाला है। वो पूरा पॉइंट जो अपन ने पढ़ा था वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। क्या लगता है अपने नोट्स में अपन ने पॉइंट पढ़ा है क्या कि प्लानिंग फेज पे कैसे काम आता है? एग्जाम्पल देना तो आपका आंसर और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ये देखिए एनालिटिकल प्रोसीजर इन प्लानिंग द ऑडिट, तो ये आपको आंसर के अंदर ड्राफ्ट कर देना है। तो सीधा सीधा सा पॉइंट है बच्चे लोगों, यहाँ आकर के आप लोगों का ये टॉपिक जो है वो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है जी, समझ आ गया। तो आसान सा चैप्टर है बच्चों, थोड़ा सा सिस्टमैटिकली अगर आप ढंग से इसको पढ़ करके चले जाते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजीली आप लोग जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। 2 बड़े एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं मेरे ख्याल से इलस्ट्रेशन टाइप में, जो मैं आप लोगों को करवाना चाह रहा हूं बहुत फटाफट से, ताकि आप लोगों का स्टडी बैठ सके। ये देखो इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल नहीं, तो जो इलस्ट्रेशंस लेने बच्चों 2 दे रखे हैं यहाँ पे। पहला दिया, सीए अमर वांट्स टू वेरीफाई द पेमेंट मेड बाय XYZ लिमिटेड ऑन अकाउंट ऑफ बिल्डिंग रेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021। द रेंट अमाउंट ऑफ ₹50,000 पर मंथ फॉर द ईयर। बच्चों समझना, द मंथली रेंट पेमेंट आर कंसिस्टेंट विद द रेंट एग्रीमेंट, से बिल्कुल वैसा ही है। However, the other companies in the similar industry are paying rent of 10,000। बच्चों सुनना, रेंट एग्रीमेंट के हिसाब से तो मैच कर गया। एज ऑडिटर आप जाके क्या देखोगे कि भैया रेंट का अमाउंट 50,000 है और एग्रीमेंट में भी 50,000 है, मतलब सही है। लेकिन जब मैं सिमिलर इंडस्ट्री देखता हूं तो वहां तो 10,000 ही है और यहाँ पे 50,000 पे हो रहा है। इतना कैसे, है ना। सिमिलर लोकेशन में दूसरी इंडस्ट्री सेम जगह का 10,000 किराया देती है, 50,000 किराया दे रही है, इतना घपला। How will applying the analytical procedure impact the verification process such rental payment? बच्चे लोगों क्लियर देखो, बहुत प्यारा आंसर है। फर्स्ट पैराग्राफ रेंट से आपका मैच कर दिया। ये है आम जिंदगी, जहां जाएगा ऑडिटर, रेंट एग्रीमेंट उठाएगा, यस 50,000, एक्चुअल में 50,000, घर पे जाओ, छुट्टी, सब कुछ सही है। अरे भाई ये है आम जिंदगी, अब है मेंटोस जिंदगी, अब दिमाग लगाने वाली चीज है। इसीलिए एनालिटिकल प्रोसीजर काम में लेते हैं बच्चों। 10 और 50 के बीच में 40 का गैप है ना। अगर वो एनालिटिकल प्रोसीजर लगाता है तो कंपेयर करेगा रेंट को सिमिलर पेमेंट इंडस्ट्रीज से, दूसरा है ना, तब उसको पता लगता है यहाँ तो इनकंसिस्टेंसी है। अब ऐसे में बच्चों बहुत कम है बाकी जगह का। तो हाउएवर इफ सीएमआर डज नॉट मेक सच कंपैरिजन और खाली मंथली पेमेंट और रेंट एग्रीमेंट चेक कर ले तो उसको ये इनकंसिस्टेंसी कभी पता नहीं लगेगी। सर अब क्या करेगा, आपको बच्चों मैनेजमेंट से क्लेरिफिकेशन मांगेगा, नहीं तो अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा कि इन्होंने क्या किया है, कुछ गड़बड़ किया है क्या यहाँ पे, ये अपने को ध्यान में रखना है। बराबर समझे आप लोग बात को, इसीलिए एनालिटिकल प्रोसीजर हम लोग लगाते हैं। 2 ही इलस्ट्रेशन है। दूसरा देख लो, एनालिटिकल प्रोसीजर इन्वॉल्व एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप अमंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, है ना। अब आपको बोला कोई एग्जाम्पल से बताओ, तो आपको एग्जाम्पल मैंने खूब दे दिया बच्चे लोगों। यहाँ पे यही वाला एग्जाम्पल देखो आप लोग को मैंने दिया, वो यूं क्यों दे रखा है, टोटल वेजेस कैसे निकालूं, वेजेस पर वर्कर का कितना और टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, मल्टीप्लाई कर दो, उससे जो अमाउंट आता है उसको टोटल से कंपैरिजन करके देख लो। तो वेजेस पर हो गया ये नॉन फाइनेंशियल डेटा, नंबर ऑफ वर्कर सॉरी फाइनेंशियल डेटा ये हो गया नॉन फाइनेंशियल डेटा आपका। इस तरीके से आप एग्जाम्पल देकर के इसको समझा सकते थे। बस ये 2 चीजें आपको बच्चों यहाँ दे रखी है, एग्जाम्पल वगैरह तो ठीक है ये।
CA Brajesh, while verifying the traveling expenses of TRT, may compare the traveling expenses of current year amounting to 2.5 with previous year. और previous year बच्चों 2 लाख का था और यहाँ पे इंक्रीजिंग अपने को 25% की दिखाई दे रही है। तो इस कंपैरिजन को वो ट्रेंड से चेक कर सकता है, पिछले कई सालों में कितना इंक्रीजिंग का ट्रेंड आया है उससे वो चेक कर सकता है, और वो चाहे तो सिमिलर इंडस्ट्री से भी कवर कर सकता है। ये अपने को ध्यान में रखना है, बराबर से कंपेरेबल इंफॉर्मेशन वगैरह हो गया। तो बच्चों यहाँ आकर के आप लोगों का चैप्टर जो ये है एकदम खलास, एकदम खत्म, एकदम फिनिश। तो एनालिटिकल प्रोसीजर, तो फिर से आप लोगों को मैं याद दिला देना चाहता हूं कि ये प्रोसीजर हमारा क्यों हमने काम में लिया था। स्टार्टिंग मैंने आप लोगों को एक छोटा सा चार्ट बता दिया था बच्चों कि हम सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अंडरस्टैंडिंग के लिए, फिर अदर में हम लोग टीओसी से डिपेंड करता है कि आपका एंटी क्या होने वाला है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स जो इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स है उनमें 2 हैं, टीओडी और एनालिटिकल प्रोसीजर। और कई बार प्लानिंग स्टेज पे एपी लगा करके हम डिसाइड करते हैं टीओडी कितना करना है, वाउचर वेरिफिकेशन कितना करना है हमको, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। समझ गए जी? चलिए जी, तो बच्चे लोगों ये हमारी सारी बात थी, यहाँ आकर के खत्म हो गई, खलास हो गई। इतना आज के लिए आप लोग करिए। नेक्स्ट में नए किसी टॉपिक के ऊपर, अगले टॉपिक के ऊपर यानी कि हमारी बात शुरू होगी। देखते हैं अगला टॉपिक हमारा कौन सा होने वाला है, इसको